तरह ईरानी सेना को रोकने के लिए अमेरिकी फाइटर्स ने एक के बाद एक रोड पर मिसाइलों से ऐसे हमले किए कि ईरानी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। और इसका सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सड़कों पर हुए गड्ढों से। वो सैटेलाइट इमेज ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, ये अमेरिकी हमले में गड्ढे हुए। ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक देखिए मिसाइल अटैक आपको नजर आ रहे हैं। मिसाइल हमलों से ये गड्ढे हुए, जिसके बाद ईरान की सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, यहीं से ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी कि पायलट तक पहुंचा जाए। अमेरिकी सेना पायलट को उठाकर ले जा रही है, लेकिन देखिए फाइटर्स पहले से लगाए गए थे और जैसे जैसे ईरानी सेना आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक गड्ढे करती रही अमेरिकी सेना और यहां से ईरानी सेना आगे नहीं पहुंच पाई और अमेरिकी पायलट को रोक नहीं सकी और नेवी सील कमांडो उठा ले गए पायलट को। आइए अब मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूं कि इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर ईरानी सेना को कैसे रोका गया। ईरान में पायलट को बचाना ट्रंप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कहा जा रहा है ये ट्रंप की जमीनी ऑपरेशन का एक ट्रेलर था कि कैसे लेकर आना है। उन्होंने परखना था कि ईरान में उतरकर कैसे कोई ऑपरेशन चलाना है और यह तय करना था कि उनके जवान या विमान ईरान की पकड़ में ना आने पाए। इसके लिए अमेरिकी फोर्स ने खतरनाक प्लान बनाया। जिस जगह पर पायलट को बचाने के लिए सील कमांडो उतरे थे, उसके आसपास की सड़कों पर 28 बड़े गड्ढे बना दिए। जी हां, एक दो नहीं, 28 बड़े गड्ढे पूरी सड़क पर बना दिए और अमेरिकी विमानों ने एयर स्ट्राइक कर सड़क पर यह गड्ढे बनाए थे। 40 फीट के ये गड्ढे अमेरिका का बड़ा रणनीतिक हमला था। ऑपरेशन वाली जगह तक ईरान की सेना को पहुंचने से रोकना था। ठीक इस तरह रोका गया। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, उसके आगे गड्ढा। सेना पूरे दस्ते के साथ आगे बढ़ रही थी। एक तरीके से उनकी सड़कों का जाल खत्म कर दिया अमेरिका ने। 60 फीट की सड़क पर 40 फीट का गड्ढा हो जाए तो यह रास्ता बंद हो जाता है। फिर रास्ते से ना ईरान के टैंक गुजर सकते थे और न बख्तरबंद गाड़ियां। सड़कों पर गड्ढे खोदकर अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। इस तरह ईरान के सैनिक अमेरिकी कमांडो के आसपास तक नहीं पहुंच सके और सील कमांडो घायल पायलट को बिना किसी नुकसान के निकाल कर ले गए। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका के इस खतरनाक प्लान की तस्वीर सामने आई है। क्या ट्रंप इसी तरह खतरनाक प्लान से जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है? आइए अब आपको सुनवाता हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमने सभी मिलिट्री रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो रेस्क्यू कल हुआ उसके बारे में मैं क्या बोलूं? ऐसी चीजें आप बहुत कम देखते हैं। मुझे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ईरानी लोग भी बेहद मजबूत हैं, जानदार फाइटर्स हैं। हमारे दुश्मन मजबूत हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं जितने एक महीने पहले थे। बाकी सब जल्द पता चल जाएगा। इस तरह से अमेरिकी सेना पायलट को लेकर आई, लेकिन जानते हैं वो कमांडो कौन थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? वो है नेवी सील कमांडो। अमेरिका के सबसे खतरनाक सील कमांडो जिन्होंने लादेन को मारा था, उन्हें भेजा था पायलट को लाने के लिए ट्रंप ने। अमेरिका की नेवी सील कमांडो है जो किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। ईरान में फंसे पायलट को निकालना ट्रंप के लिए साख का सवाल था। करो या मरो, ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी हो जाए कर्नल पायलट को बचाना है। ट्रंप के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान में उतरे ये सील कमांडो। अमेरिका का ये वही दस्ता है जिसने 2011 में लादेन को मारा था। तब पाकिस्तान के अंदर अबेटाबाद में घुसकर इन सील कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान समेत दुनिया को तब पता चला जब लादेन ढेर हो गया। इसी तरह नेवी सील टीम 6 यानी सील कमांडो के 200 जवान ईरान में उतरे। पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुस रही है। ईरान रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जेट पर हमला कर रहा था उस वक्त और सील कमांडो जाग्रोस की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में मुश्किल ऑपरेशन में जुटे हुए थे।
यहां एक गलती का मतलब होता पायलट के साथ जवानों का भी मारा जाना। लेकिन नेवी सील टीम 6 तो ऐसे मुश्किल ऑपरेशन में ही माहिर है, इनको महारत हासिल है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कड़ी परीक्षा पास करके ये सील कमांडोज तैयार होते हैं। सालों तक समंदर की गहराइयों और बर्फीली पहाड़ों में ये कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। घने जंगल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि वो हफ्ते में बस 5 घंटे सो पाते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं एक हफ्ते में 5 घंटे की नींद ले पाते हैं। इतनी नींद के बीच 300 किलोमीटर की दौड़ और कड़ा अभ्यास करना होता है। घंटों तैरना, पैराशूट से छलांग लगाने और भूखे प्यासे रहने की ट्रेनिंग लेते हैं। राइफल, स्नाइपर्स और सैटेलाइट उपकरणों में महारत हासिल होती है इनकी। इस चरण में 50% जवान सोचिए बाहर हो जाते हैं ट्रेनिंग में ही। जो बचते हैं वो बनते हैं सील कमांडो। और ये सील कमांडो जब ऑपरेशन में उतरते हैं तो कामयाबी की गारंटी माना जाता है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है कि ये कहीं भी घुसकर कैसा भी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब इन सील कमांडोज पर क्या कह रहे हैं। अमेरिकन नेवी से नेवी सील कमांडो को चुना जाता है नेचुरली ट्रेनिंग के आधार पर, उनकी एंड्योरेंस के आधार पर, उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर, उनकी उच्च क्षमता को देखते हुए कि वो जमीन से भी, हवा से भी, पानी से भी, तीनों जगह से लॉन्च भी किए जा सकें और तीनों जगह ऑपरेशंस भी कर सकें। इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग हेल ब्रेक होती है, एक किस्म से नर्क के समान। और ये एनिमी लाइंस के पीछे जाके ऑपरेशंस करते हैं। काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो या दूसरी ऑपरेशंस हो, हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना या उसको न्यूट्रलाइज करना इनके कामों के अंदर शामिल है। करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशंस में अमेरिका की ये पिछले लंबे समय में भाग ले सके हैं। और इनका मोटो है कि केवल बीता हुआ दिन ही आसान था, यानी आज के बाद आने वाला दिन आज से ज्यादा मुश्किल होगा। तो नेवी सील कमांडो के बारे में आप सुन रहे थे। सील कमांडो कितने खतरनाक हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, ये आपने जाना। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया पानी की तरह। उसका एक उदाहरण आपके सामने है। ये जो आप देख रहे हैं ये मलबा है और ये अमेरिका के हजारों करोड़ की कीमत के विमान हैं जिनका मलबा है, जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। ये सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए खर्च हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में। देखिए जरा कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया। एक पायलट की कीमत से ज्यादा था अमेरिका की इज्जत। जंग के मैदान में लाखों करोड़ रुपए फूंकने वाला अमेरिका सिर्फ चंद घंटों के रेस्क्यू में भी हजारों करोड़ सुहा कर चुका है, क्योंकि वायु सैनिक को बचाना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ा है। दावा है रेस्क्यू ऑपरेशन में $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने करीब 4000 करोड़ रुपए के तो विमान गंवा दिए। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए का यह C-130 है और इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इसके साथ ही A-10 वार्थोग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ है। F-15E विमान के क्रैश होने से पायलट और कर्नल गिरे थे। इसके अलावा ऑपरेशन में MQ-9 ड्रोन के भी ढेर होने की खबर है। अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन को आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे महंगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन माना जा रहा है। अगर इस ऑपरेशन में शामिल नष्ट विमानों की कीमत इस्तेमाल किए गए महंगे हथियार और इमरजेंसी तैनाती में शामिल करें तो अमेरिकी ऑपरेशन की लागत $2 बिलियन थी। यानी भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब अपने एक वायु सैनिक को बचाने के लिए ट्रंप ने 18,000 करोड़ रुपए और सैकड़ों जवानों को दांव पर लगा दिया था। सुनिए जरा इस अटैक के बाद IRGC कमांडर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी बचाव अभियान विफल होने के दौरान 5 अप्रैल की सुबह दुश्मन के विमान ईरान में घुस गए। सशस्त्र बलों ने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक विमानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी इस्फहान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर इस अभियान के दौरान अपनी ही संपत्तियों को नष्ट कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने पायलट को बचा लिया, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा है। ईरान कह रहा है यह मिशन सिर्फ पायलट को बचाने का नहीं था।
अगर पायलट को बचाने का था तो C-130 क्यों भेजा गया? एक पायलट लाना था, ऐसे 3 C-130 क्यों उतार दिया अमेरिका ने? अमेरिका के इस मिशन के पीछे कुछ और बड़ी साजिश थी, यह कहना है ईरान का। इस भारी भरकम C-130 को भेजने के पीछे ईरान का दावा यह है, वो कह रहा है कि ये जो इस्फहान में हमारे न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अमेरिका ने हमला किया था, यहां यूरेनियम है। क्या ट्रंप और अमेरिका यहां से यूरेनियम C-130 में भर कर ले जाना चाहते थे? यह मकसद था। क्या यूरेनियम उठाना चाहते थे ट्रंप पायलट के साथ साथ? आइए अब आपको बताऊं ये इस्फहान कहां पर है जहां ये अटैक हुआ। यह नक्शा ईरान में इस्फहान देख रहे हैं, तेहरान के नजदीक है, लगभग बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है इस्फहान। इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट है, इस्फहान में ही वो यूरेनियम हो सकता है जहां ट्रंप ने अटैक किया था, और इसी यूरेनियम को उठा ले जाने की कोशिश हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको बताऊं कि आखिर क्या यूरेनियम उठाकर ले जाना ही एक इस ऑपरेशन का हिस्सा था? अमेरिका ने ईरान में घुसकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, दावा है उसका मकसद अमेरिकी वायु सैनिक को बचाना था, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर बेहद संगीन आरोप लगाए। कहा है कि अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम चुराने की साजिश की थी। यह दावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया के सामने किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने आशंका जताई कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य जो था, जो संवर्धित यानी इनरिच शुद्ध यूरेनियम है, उसे चोरी करना। ईरान ने दावा किया कि ऑपरेशन के पीछे गहरी साजिश हो सकती है। संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए यह धोखे वाला अभियान था। हालांकि अमेरिका अपने इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुआ। ईरान के आरोप इसलिए शक पैदा करते हैं क्योंकि यह ऑपरेशन इस्फहान में हुआ। इस्फहान ईरान का वो शहर जहां उसका एक न्यूक्लियर प्लांट है। इतना ही नहीं, यहीं पर मिसाइल ठिकाने और हथियार अड्डे भी हैं। शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि ऑपरेशन में C-130 विमान लगाए गए थे। अमेरिका के ये भारी मालवाहक विमान है जिसमें कई टन सामान आ सकता है। संभव है C-130 में कमांडो गए हों, लेकिन यूरेनियम लादने में भी ये कारगर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जिसे 60% तक शुद्ध यानी एनरिच किया गया है, और जो परमाणु हथियार बनाने के स्तर यानी 90% के करीब है। ईरान का यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से 3 ठिकानों पर है। इसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट शामिल है। खास बात यह है कि ईरान ने अपना यूरेनियम अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपा रखा है, और अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है वो पहाड़ों में ही किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये C-130 भेजकर यूरेनियम उठाना मकसद था। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस्माइल बघई। अमेरिका ने जो युद्ध ईरान पर थोपा था, आज उसका 38वां दिन है। ये जंग उन्होंने गलत तरीके से शुरू की थी। महायुद्ध के बीते 38वें दिनों में इतने अपराध हुए हैं जिसने इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों के चेहरे को भी मिटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे अपराध दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी नहीं किया था। पिछले 10-12 घंटों में ही कई अपराध हुए हैं। कौम के एक इलाके पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 6 बच्चे, 4 लड़कियां और 2 लड़के शहीद हो गए। हाँ, कुछ हिस्सों को हटा दें तो आपके पास कुछ मात्रा में यूरेनियम हो सकता है जो युद्ध के हथियारों के लिए पर्याप्त हो। इसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में है, कुछ हिस्सा नतांज में भी है। 70% से ज्यादा नहीं, शायद थोड़ा कम यूरेनियम का बड़ा भंडार है जो सैन्य स्तर के बराबर है। ईरान ने स्वयं एक नई अंडरग्राउंड सुविधा की घोषणा की है। हमने वहां जाने का अनुरोध किया, लेकिन हमें कभी अनुमति नहीं मिली। और इस ऑपरेशन के बाद ईरान आग बबूला हो गया। मिसाइल पर स्टूपिड ट्रंप यानी बेवकूफ ट्रंप पोस्टर लगाकर ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू। स्टूपिड ट्रंप यानी बेवकूफ मूर्ख ट्रंप, और उसके बाद मिसाइल दाग दी।
उसके बाद देखिए मिसाइलें जाकर कहां गिरी हैं। इजराइल के सबसे बड़े शहरों में आर्थिक ताकत इजराइल की हाइफा में गिरी है। इजराइल के हाइफा की तस्वीरें देखिए जरा। चारों तरफ एक के बाद एक धमाके शुरू हुए। गाड़ियों का मलबा आपको नजर आ रहा है, तहस नहस गाड़ियां नजर आ रही। उसके बाद 97वीं खेप दागी है ईरान ने ड्रोन की 97th वेव। और ये ड्रोन और मिसाइल जाकर तेल अवीव में गिरी है। तो तेल अवीव की तस्वीरें देखिए जरा। चारों तरफ तबाही नजर आ रही है, इमारतें ध्वस्त हो गई। दरअसल ईरान ने भी कल ही कह दिया था कि वो भी बड़ा हमला करने वाला है, वो सरप्राइज देगा। हाइफा को और इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेल अवीव पर जाकर मिसाइल गिरी है गाड़ी के सामने। अब ये इजराइल पर बड़ा भीषण हमला था। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में ताबड़तोड़ बमबारी की। हाइफा में 10 अलग अलग जगहों पर घातक हमले हुए। ईरान के हमले से हाइफा में 4 लोगों की मौत की खबर है। ईरान ने मिसाइल से रिहायशी इलाके को टारगेट किया है, जिसमें हाइफा की कई ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बताया यह जा रहा है कि मिसाइल एक इमारत के निचले हिस्से में लगी है। इससे बिल्डिंग के ऊपर के कई घर ढह गए और मलबा फैल गया। मलबे में खोजबीन जारी है। अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। शक यह है कि मिसाइल का टूटा हिस्सा भी बारूदी तौर पर एक्टिव है। ऐसे में रेस्क्यू के दौरान इन हिस्सों में विस्फोट का खतरा है। बता दें कि आपको हाइफा जो है इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और औद्योगिक इंजन है इजराइल का। देश के आयात निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी के जरिए होता है। हाइफा में ही इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी मौजूद है। यह देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 60% संभालती है। साथ ही इजरायली नौसेना का सबसे प्रमुख बेस भी हाइफा में है। यह इजराइल की हाईटेक पढ़ाई और इंजीनियरिंग का भी सेंटर है। इजराइल में एक कहावत बेहद लोकप्रिय है। लोग कहते हैं कि हाइफा काम करती है, यरूशलेम प्रार्थना करती है और तेल अवीव खेलता है। मतलब हाइफा में काम होता है, यरूशलेम में प्रार्थना होती है और तेल अवीव ज्यादातर कैफे और पार्टियों के लिए जाना जाता है। यानी हाइफा एक तरह से इजराइल की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है और इसी वजह से इस शहर हमेशा ईरान के टारगेट नंबर 1 पर रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इजराइल में ग्राउंड जीरो पर है। इजराइल में जो अटैक हो रहे हैं वहां से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां के हालात क्या हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस समय हाइफा के एरिया में हूँ। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, कल यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की यहाँ पे लगी है और ये रेजिडेंशियल एरिया है। आपको मैं दिखाता हूँ इस घर की हालत, आप देख सकते हैं। आप खुद ब खुद समझ आएंगे कि कैसे हालात रहे होंगे। कल 6 बजे जब ये लोग खाना खा रहे थे उस समय बैलिस्टिक मिसाइल आती है और इस मकान को लगती है। आप देख सकते हैं पूरा इसका साइड का पोर्शन ढह गया और तब से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 11 लोग बताए जाते हैं पूरी तरह से जख्मी है और 4 की मौत हो गई है। आज उनकी बॉडीज कितने घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली गई और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी हुई है और बॉडीज निकालने का काम कर रही है। क्योंकि बेट शिमिस के बाद बताया जाता है कि सबसे बड़ा हादसा है ये ईरान की मिसाइल की वजह से। उस समय 9 के करीब लोग मारे गए थे, इस समय 4 के करीब लोग मारे गए और 11 के करीब इंजर्ड हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा पर अटैक किया तो बदला अमेरिका ने लिया। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान पर कई अटैक, अमेरिका तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर, उनके लॉन्चर्स पर यह अटैक किए।
इसी तरह तेहरान पर हमले हुए। यह अमेरिकी हमला है तेहरान के ऊपर, ईरान की राजधानी में। और इन हमलों में मारे गए ईरान के खुफिया चीफ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरानी इंटेलिजेंस चीफ है, इनका नाम है खादेम, मेजर जनरल मजीद खादेमी। ये भी अमेरिकी अटैक में मारे गए। खादेमी खामनेई के बहुत करीबी माने जाते हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान को यह बड़ा झटका लगा है। हवाई हमले में IRGC इंटेलिजेंस चीफ खादेमी को ढेर कर दिया है। खादेमी ईरान के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारियों में से एक थे। ईरान ने खादेमी को जून 2025 IRGC का खुफिया चीफ बनाया था। खादेमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा विज्ञान में PhD की हुई थी। मतलब ईरान के डिफेंस और खुफिया मामलों में बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी। IRGC के अंदर जासूसों का खोजने में माहिर थे। खादेमी ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के करीबी और बहुत भरोसेमंद थे। खमनेई के आदेश पर ही उन्हें IRGC का खुफिया चीफ बनाया गया था। खादेमी ने मौत से 10 दिन पहले खमनेई से मुलाकात का जिक्र किया था। मुश्तबा खमनेई, एक इंटरव्यू में खादेमी ने कहा था, खमनेई ने मुझे चेतावनी दी थी, कहा था दुश्मन से सावधान रहो और खुफिया काम पर बारीकी से ध्यान दो, क्योंकि ईरान में फिर खूनी क्रांति जैसा दौर आ सकता है। ईरान का अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक ईरान को जाना होगा। खादेमी IRGC में खुफिया और सुरक्षा मामलों का लंबा अनुभव रखते थे। तो क्या खादेमी ने ही खामनेई के कहने पर ईरान को इतना तैयार किया कि अमेरिका इजराइल के 35 दिन के हमले में भी वो खत्म नहीं हुआ है? क्या खादेमी ने ही मिसाइल और परमाणु जखीरे का खुफिया बंदोबस्त कराया, जिसके दम पर ईरान अब भी अमेरिका इजराइल पर हमले कर रहा है? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर। हमने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। इस प्लांट से ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल जरूरतें पूरी होती हैं। पिछले हफ्ते हमने ईरान के दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया था। अगर ये दोनों प्लांट को मिला दें तो ये ईरान के 85% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। इन हमलों से ईरान को बहुत आर्थिक झटका लगा है। अगर नागरिक ठिकानों पर हमले होंगे तो हमारी जवाबी कार्रवाई और ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगी। किसी भी हमले का जवाब दोगुनी शक्ति के साथ दिया जाएगा। मतलब साफ है, ईरान रुकने वाला नहीं है। हम अमेरिका और इजराइल पर भारी बमबारी करेंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका इस वक्त पूरी ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार वार्निंग दे चुका है। ट्रंप की वार्निंग खत्म होने वाली है। ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका ने एक और स्ट्राइक की ईरान पर। ये अमेरिकी हमले की तस्वीर है। यह अमेरिकी हमला ईरान की 31वीं ब्रिगेड पर किया गया था। और साथ ही ईरान की एयरफोर्स के जो हथियार थे उन पर भी अटैक किया है अमेरिका ने। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही एयरफोर्स के हथियार रखे थे, अमेरिकी हमले में तबाह हुए। अब देखिए जरा ट्रंप की धमकी क्या है और ट्रंप क्या कर सकते हैं और क्या करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। कहा हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान को नरक बना देंगे। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट हैं। ईरान के पास 100 से ज्यादा पावर प्लांट बताए जाते हैं। तेहरान के पास दमावंद ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। 22,000 करोड़ रुपए में बने इस प्लांट से तेहरान में बत्तियां जलती हैं।
तो क्या ट्रंप का अगला टारगेट ईरान का दमावंद पावर प्लांट है? इसके बाद बाकी पावर प्लांट पर हमले कर ईरान को अंधेरे में डुबो देगा। ऐसे में ईरान के लिए हथियार बनाना और चलाना भी मुश्किल होगा। ईरान में आम लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसी हमले से ट्रंप पाषाण युग में भेजने की बात कर रहे हैं? ईरान में 864 घंटे यानी 37 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट है। दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन से ईरान पिछड़ गया है। बिजली नहीं होगी तो ईरान हर तरीके से बेहाल हो सकता है। फिर से बिजली लाने और पावर प्लांट खड़ा करने में और सालों लगेंगे और जंग से तबाह हुए ईरान के लिए पैसों का इंतजाम भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ईरान के पुल उड़ा देंगे ट्रंप। पिछले हफ्ते ईरान के सबसे ऊंचे B1 पुल को निशाना बनाया था। करज में बने इस पुल से 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान में हजारों की संख्या में छोटे पुल मौजूद है। छोटे बड़े अकेले इस्फहान में करीब 33 मेहराबों वाला पुल करोड़ों में बना है। ईरान ने रेल नेटवर्क में भी हजारों पुल बने हुए। अमेरिका ईरान के पुल गिराएगा तो सड़क रेल रूट बंद हो जाएगा, यानी ईरान के अंदर ही ट्रांसपोर्ट और कारोबार खत्म होने लगेगा। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं। अमेरिका बहुत डैमेज कर रहा है ईरान को। रियलिटी है, डैमेज कर दिया है, बहुत बड़ा कर रहा है और करते रहेगा जिस हिसाब से उसके विचार है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के हालात ऐसे कर देना चाहते हैं कि सारे चारों तरफ देश में खंडहर हों। इनकी आर्मी और मिलिट्री फैसिलिटीज तो आप छोड़िए, ये इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटल डैमेज करने पे उतारू हो गए हैं। ब्रिज उड़ा रहे हैं ताकि देश के अंदर कनेक्टिविटी ना रहे। इंडस्ट्रियल प्लांट्स उड़ा रहे हैं, स्टील की फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज को उड़ा रहे हैं, पुलिस स्टेशंस को उड़ा रहे हैं ताकि कल को कोई कोऑर्डिनेशन भी ना हो पाए, क्योंकि पुलिस ही लोकल कोऑर्डिनेशन करती है कई बार। पुलिस स्टेशंस उड़ा रहे हैं, पानी के वाटर प्लांट्स उड़ा रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप में ये जाके ईरान की बिजली के पावर प्लांट सारे उड़ाना चाहते हैं ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ईरान की पूरी सरकार जो नेक्स्ट भी आए या जो भी आए उनको छोड़ दें। क्या फर्क पड़ता है, ये आपस में वो धीरे धीरे 20 साल तक फिर डेवलप होने में लगेगा। ईरान को बेशक ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अकेले नहीं है। कुछ वो लोग हैं जो सामने से लड़ रहे हैं ईरान के साथ, कुछ वो हैं जो पर्दे के पीछे खड़े होकर साथ दे रहे हैं। सामने से लड़ने वाले में हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं।